हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे कि कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वहां पर तो हमने वैक्यूम या फिर एयर कंसीडर करके पढ़ा था बीच के मीडियम में। मैंने आपको कहा था कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे, कंडक्टर्स पुट करेंगे, ऐसे केसेस को भी हमें पढ़ना है। तो आज उस केस को लेकर आ गए हम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। लेकिन ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा है, इस तरीके से सपोज करें कि ये हमारा एक पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और ये नीचे दूसरा कंडक्टर है। ये मिलकर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहा है। दोनों प्लेट का एरिया ए है, ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर थ्रू आउट पॉजिटिव चार्जेस आपके प्रेजेंट हैं। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा था। और इसके ऊपर थ्रू आउट नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, कुछ इस तरीके से कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। और हमने जो पढ़ा था पिछले केस में वो ये था कि ये बीच का जो मीडियम है ये वैक्यूम या फिर एयर होता है, और वैक्यूम या एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब हम लोग बकायदा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाकर इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस रीजन में सपोज करें कि इसका जो, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी अगर स्मॉल डी है और हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाकर इंसर्ट करते हैं, और ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेटस से, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है, ठीक है बच्चों। तो ये जो बाकी जो रीजन आपका बच रहा है, ये बाकी जो रीजन आपका बच रहा है, इस रीजन का जो थिकनेस है वो कितना हो जाएगा, टोटल डी था, उसमें टी का तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है यानी डी माइनस टी। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है। अब याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम, जैसे अगर ये सपोज करें स्लैब अगर नहीं होता, ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रेजेंट होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आपने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाकर रख दिया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का काम क्या होता है कि अगर उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, कुछ हद तक अपोज करता है, और अपोज करने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस ऊपर की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस स्लैब में नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ऊपर की तरफ आपके नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है बच्चों। तो सपोज करें कि स्लैब का जो ऊपर का सरफेस है, इसका सरफेस एरिया है माइनस सिग्मा पी, पी स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन, ये चार्जेस आपके पोलराइज हो जा रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा प्लस सिग्मा पी, ठीक है। तो इस रीजन में, बाहर के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बाहर के रीजन में बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो तो ई नॉट के बराबर होगा, यानी कि जब यहां पर हमारा एयर या फिर वैक्यूम होता तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर उसको हम लोग ई नॉट कह दे रहे हैं। और अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमने याद के लिए डिस्कस किया था कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल सोर्स चार्ज की वजह से है, उसमें से आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल्स अरेंज होते हैं उसकी वजह से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ई नॉट माइनस ईपी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस रीजन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कैपिटल ए है, जिनके प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। जब ऐसा होगा तब बीच के रीजन में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इस रीजन में एक टी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाकर रखा है। तो टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और बाकी जो हिस्सा बच रहा है जिसमें वैक्यूम है, एयर है, वो डी माइनस टी है। तो जहां पर वैक्यूम वाला रीजन है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगा, वहां कोई और मीडियम तो आया नहीं,
लेकिन जिस रीजन में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं होकर ई नॉट माइनस ईपी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब इसका डाइपोल फॉर्म होगा और वो डाइपोल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ई हमारा ई नॉट माइनस ईपी के बराबर है। तो पहले तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं वैक्यूम के केस में, यानी कि ये ऊपर और नीचे वाले रीजन में जो हमने पढ़ा था वो क्या होगा। वैक्यूम के केस में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ई नॉट, वो हमारा याद करिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर देते थे। तो ये आपको सिग्मा की जगह q बाई ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहते रहा हूं। फिर पोटेंशियल जो था हमारा वैक्यूम में वो था सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड में d मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी qd बाई एप्सिलॉन नॉट a, है ना बच्चों। और कैपेसिटेंस जो हमारा था वैक्यूम के प्रेजेंस में वो हमारा q बाई वी नॉट होगा जो कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d के बराबर आ रहा था। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। क्लियर है? अब क्या हुआ है कि अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है इन रीजन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, इन रीजन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होना चाहिए, समझिए इस बात को। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, जहां ईपी हमारा किसके बराबर होगा, ईपी हमारा हो जाएगा भाई ये जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो हमारा क्रिएट हो रहा है वो हो जाएगा इक्वल्स टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि भाई यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक पर जो चार्जेस है वो प्लस माइनस सिग्मा पी है, तो इसलिए जब सिग्मा था तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा पी है इसलिए सिग्मा पी माइनस एप्सिलॉन नॉट। एज ए रिजल्ट अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाना चाहिए, ई नॉट जो है वो हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ईपी आपका हो गया सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अब नोटिस कीजिए कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये आपका सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर सिग्मा की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी आपका इंक्रीज होगा, सिग्मा की वैल्यू को कम करेंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आप लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के, जहां के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर आप इसको यहां पे पुट करते हैं तो ईपी आपका क्या, सॉरी ई आपका क्या आ जाएगा, जो बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में, वो आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन के। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू बाई ए, यानी कि क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में। ठीक है, उस तरीके से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, तो क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। और चलिए ये तो बात हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है बच्चों। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल कर आएगा, ये इस पूरे रीजन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल कर आना चाहिए, उसमें एक तो वैक्यूम वाले रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पोटेंशियल है QD बाई एप्सिलॉन नॉट ए। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला रीजन है, यहां पर पोटेंशियल है QD बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। इनफैक्ट यहां D नहीं होगा, बल्कि यहां पर आपका जो थिकनेस है वो आपका T के बराबर है, D नहीं, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू T। ठीक है, अब जो हमारा टोटल पोटेंशियल होगा पर इसके अक्रॉस
वैक्यूम वाले रीजन में पोटेंशियल V नॉट है, इसको D ना कह के तो सिर्फ वैक्यूम का था। अब अगर चूंकि यहां पर हमारा वैक्यूम का रीजन कितना है, D माइनस टी है, तो इसलिए इसको D ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, D माइनस टी। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं D माइनस टी, आप समझ रहे हैं इस बात को, D माइनस टी क्यों लिख रहे हैं? D माइनस टी हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि D कब लिखते थे, जब पूरा D लेंथ में हमारा वैक्यूम होता था, अब तो हमारा सिर्फ D माइनस टी में वैक्यूम है, इसलिए ये D माइनस टी आपका इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? तो अब जो हमारा टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल जो हमारा है, टोटल पोटेंशियल जो है बच्चों, उसे अगर मैं V कह दूं तो ये हमारा हो जाएगा, या VT कह दें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा जो वैक्यूम में पोटेंशियल है प्लस जो डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल होना चाहिए हमारा? तो डाइलेक्ट्रिक वाले, वैक्यूम वाले रीजन में हमारा पोटेंशियल है Q इंटू डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस इस रीजन में कितना है हमारा, तो इस रीजन में हमारा है Q टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, है ना? तो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारा, यहां पर बचेगा D माइनस टी प्लस यहां पे क्या बच रहा है, T अपॉन ए। ये तो हमारा टोटल पोटेंशियल निकल कर आ रहा है। ठीक है, इस पूरे जब हमने स्लैब को रखा है तब टोटल पोटेंशियल हमारा निकल कर आ रहा है। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू Q बाई V होता है, तो Q अपॉन V की जगह क्या लिखेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी अपॉन टी प्लस ए। ठीक है बच्चों, Q से Q कैंसिल हो गया, ये कैपेसिटेंस हमारा आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन ए। ये हमारा कैपेसिटेंस, ये कब कैपेसिटेंस आ रहा है, जब T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्पेशल केस है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और वो स्पेशल केस है, लेकिन आपको ये आना भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस है कि जब ये जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब T का, ये पूरे D के बराबर, यानी पूरा स्पेस को अगर ऑक्यूपाई कर लेता है, अगर थिकनेस T जो हमारा है अगर वो D के बराबर हो जाए, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस हमारा निकल कर आता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखिए T की जगह अगर D पुट करें तो D माइनस डी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ T की जगह D बाई A आ जाएगा, D बाई सॉरी K, T बाई K आ जाएगा। ठीक है, तो ये K तो आपका ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इतना कैपेसिटेंस आपका हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा हम लोग C बाई C नॉट निकाल के देखते हैं, C नॉट बाई C निकाल के देखते हैं। C नॉट बाई C हमारा क्या होगा, C नॉट की जगह हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A, चलिए इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहां तक आप समझ गए, ये वैक्यूम में हमने लिखा है, वैक्यूम में E नॉट आपका इन दो रीजन में है, V नॉट क्योंकि यहाँ D माइनस टी थिकनेस है इसलिए मैंने D की जगह D माइनस टी लिखा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा तो हमने देखा कि ये E नॉट माइनस EP के बराबर है, EP हमारा सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए E हमारा इसके बराबर हो जाएगा। सिग्मा माइनस सिग्मा P सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, सिग्मा बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, सिग्मा घटाओगे ये घटेगा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा P की जगह सिग्मा बाई K पुट किया यहाँ पर, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है, और पोटेंशियल में जो थिकनेस है हमने T डाला क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T के बराबर है, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जो स्लैब के अंदर का पोटेंशियल है प्लस जो स्लैब के बाहर ऊपर नीचे का पोटेंशियल है, दोनों को ऐड किया, सॉल्व किया, पोटेंशियल निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का रीजन पूरा का पूरा अगर हमारा वैक्यूम होता है, वैक्यूम है जिसका थिकनेस D
तो उस केस में जो हमारा कैपेसिटेंस आया है C नॉट, वो आया है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां A प्लेट का एरिया है और D जो है वो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। दूसरा हमने देखा कि अगर हम लोग कंसिडर करते हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस T है, डिस्टेंस तो उनके बीच का D है लेकिन सिर्फ T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बाकी का जो हिस्सा है D माइनस T वो आपका वैक्यूम ही है। तो उस केस में जो हमें कैपेसिटेंस मिला वो हमें मिला इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अभी हमने डिराइव किया था, D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर हमने तीसरा इसी में एक स्पेशल केस पढ़ा कि अगर हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अगर उसका पूरा D थिकनेस होता है, ये पूरा D थिकनेस अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाइड बाय K अपॉन D। ठीक है बच्चों। अब एक चौथा चीज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारा C नॉट था, जब पूरा का पूरा वैक्यूम हमारा है और जब हमारा पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उन दोनों केसेस में जो रेशियो है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस when medium is vacuum। ठीक है, कैपेसिटेंस when medium is, चलिए पहले डाइलेक्ट्रिक लिख लेते हैं, when medium is डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पूरा का पूरा मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस when medium is वैक्यूम, पूरा का पूरा मीडियम यहां पर वैक्यूम है। तो डाइलेक्ट्रिक है पूरा का पूरा, तब क्या आ रहा है ये K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डिवाइडेड बाय, जब पूरा का पूरा वैक्यूम आ रहा है तब कितना है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कट जाएगा, ये K के बराबर आएगा। यानी एक चीज सीखिए कि K जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे आप डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज वैक्यूम। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनकर आता है। ठीक है बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको पैरेलल और सीरीज में जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को रखेंगे तब क्या होगा इसको देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, अब जो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे थे ना, उसमें अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम डाल दें, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब क्या होगा, यानी कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक की बात मैं कर रहा हूं। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा, यानी मेरे पास ये समझ लीजिए कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का जो रीजन, यहां पर हम बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स को रखने जा रहे हैं। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग अलग है। तो दो तरीके से उन डाइलेक्ट्रिक्स को, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक को रखा जा सकता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो पहले हम लोग, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक, ये हमारा कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल d है, और इसके बीच के रीजन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को लाकर रख रहा हूं। ये पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, फिर ऐसे ही और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाकर रखा, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, फिर इस तरीके से तीसरा डाइलेक्ट्रिक लाकर रखा, ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ऐसे ही करते करते बच्चों हम लोग अगर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को रखते हैं, ठीक है, पूरा हिस्सा जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से ऑक्यूपाई हो गया है। लेकिन पहला डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे का K2, तीसरे का K3, ऐसे ही करते करते आखिरी का Kn। ठीक है, अगर ऐसा होगा तब हमारा कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर इस तरीके से आपको डाइलेक्ट्रिक दिखेगा, यानी एक के ऊपर एक अगर डाइलेक्ट्रिक आपको दिखेगा, तो आप कहें कि ये डाइलेक्ट्रिक्स जो हमारे हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है।
और अगर ऐसे उठे उठे से डाइलेक्ट्रिक अगर दिखेंगे, जो अगला केस हम लोग करेंगे, वहां डाइलेक्ट्रिक पैरेलल में है। तो भाई इस K1 की वजह से कुछ कैपेसिटेंस होना चाहिए, K2 की वजह से कुछ कैपेसिटेंस होना चाहिए, K3 की वजह से कुछ कैपेसिटेंस होना चाहिए, ऐसी सबकी वजह से अलग-अलग कैपेसिटेंस को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस है, इन सीरीज आपने पढ़ा था कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस हमारा है 1/C इक्विवेलेंट, ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और ऐसे करते करते 1/C, है ना बच्चों। अब बताइए C1 हमारा कितना होगा, ये 1/C इक्विवेलेंट ही लिखते हैं, ठीक है। अब C1 इसकी वजह से जो हमारा कैपेसिटेंस होगा C1, वो क्या होना चाहिए, तो भाई अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम रखते थे तब हमारा कैपेसिटेंस आता था इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां D जो है वो थिकनेस होता था। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये पहला अगर हम पहले की बात करें तो इसका K की जगह इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, तो ये होना चाहिए 1 अपॉन C1 की जगह लिखेंगे K1, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट A इनटू एप्सिलॉन नॉट A, सबका एरिया A मान रहे हैं, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है, ऐसे इसका एरिया भी A है, ठीक है। और फिर डिवाइडेड बाय, जो कि ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय जो थिकनेस है, थिकनेस का कितना है, सपोज करो कि इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस कितना मान ले रहे हैं हम लोग T1, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस T3, ऐसे करते करते इसका थिकनेस Tn, तो ये ऊपर आपका आ जाएगा इक्वल्स टू T1, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर नेक्स्ट उस तरीके से क्या हो जाएगा, T2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस तीसरा का क्या हो जाएगा T3 अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट A। ये तीसरे वाला क्या है, K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T3, लेकिन T3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही करते करते बच्चों आखिरी वाला आ जाएगा Tn अपॉन Kn एप्सिलॉन नॉट A। अब इसका जो ओवरऑल हमारा निकल कर आया 1/C इक्विवेलेंट, देखिए ये क्या आ रहा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट A जो हमारा है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, नीचे जो एप्सिलॉन नॉट A है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो बचता क्या है हमारा, बचेगा हमारा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn, ठीक है। और अब इसका उल्टा अगर कर दें तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आएगा, ऊपर हमारा एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1 प्लस ये न्यूमरेटर में है, नीचे जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 और ऐसे डॉट 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 करके Tn अपॉन K। ये आपका सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। यहां पर जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स आपने इंसर्ट किए हैं सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 ऐसे है, थिकनेस T1 T2 T3 इस तरीके से है, तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1, दूसरे की वजह से K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2, इस तरीके से करते करते सबको ऐड करके और कॉमन लेकर और रेसिप्रोकल हमने ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से केस 2 देख लीजिए, केस 2 हमारा है कि जो ये कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है ये पैरेलल में होगा, अगर कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल, ठीक है बच्चों। अगर कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक आपका पैरेलल में हुआ तब क्या होगा, ये सारा समझते हैं। यानी ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इस तरीके से इसका एरिया A है और इस तरीके से आपने डाइलेक्ट्रिक्स लगा रखे हैं, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है, फिर ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, फिर ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक है और ऐसे करते करते ये आपका यहां पर आखिरी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चों। इसका थिकनेस मान लीजिए कि T1 है, इसका T2 T3, ऐसे करते करते
Tn अगर हमारा है, ठीक है, इसका एरिया A1 है, इसका A2, इसका A3, ऐसे करते करते इसका An अगर है, तो इतने सारे डाइलेक्ट्रिक्स अगर हमारे होंगे तब इनका एरिया क्या होना चाहिए जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा, क्योंकि पैरेलल में है इसलिए हमारा इक्विवेलेंट जो है वो बच्चों आप लोग जानते हैं कि होगा C1 प्लस C2, इस तरीके से करते करते Cn, ठीक है। तो पहले वाला जो डाइलेक्ट्रिक है इसका जो हमारा आना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटेंस, वो क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस होता है K एप्सिलॉन नॉट A by D। इसका चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका K3, ऐसे इसका Kn। तो पहले वाले का K1 है इसलिए K1 एप्सिलॉन नॉट A1, ठीक है, अपॉन A1 मान लो सबका एरिया, सपोज कर लो कि सबका एरिया जो है A1, A2, A3, इस तरीके से करते करते An, ये सारा एरिया जो है वो सपोज करो कि A अपॉन N के बराबर है। मैंने क्यों A अपॉन N लिखा, सबका एरिया बराबर है, तो भाई अगर N नंबर ऑफ कैपेसिटर है, ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक A होता है ना, तो अगर ये एरिया A है, ये A है, ये A है, सब A है, तो N नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो N नंबर, सॉरी A नहीं, N नंबर ऑफ कैपेसिटर मिलकर A एरिया बना रहा है, ठीक है। तो एक कैपेसिटर कितना होगा, A by N, तो ये आपका हो जाएगा A by N, A by N, और नीचे क्या आएगा D। देखिए ये पूरा जो लेंथ है ये D के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा D। दूसरे वाले की वजह से क्या होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन Dn, और ऐसे करते करते आखिरी की वजह से क्या हो जाएगा, K3 K3 नहीं, Kn एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू N, या N A अपॉन N, A अपॉन N, A अपॉन N, ये एक का एरिया है, ठीक है। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू N अगर कॉमन ले लें तो ये आपका आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 प्लस Kn, ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो सीरीज के लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 इस तरीके से, और इसके लिए ये आपका आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन इसमें हमने एक स्पेशल केस कंसीडर किया है। स्पेशल केस ये है कि हर एक डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया है वो सेम है, और टोटल एरिया अगर यहां से यहां तक A है तो एक का एरिया A by N, उस केस में। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं, फिर क्लास हम लोग ओवर करेंगे। समझ आया है ना, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि इस तरीके से कनेक्टेड है सारे तो सीरीज में है, इस तरीके से कनेक्टेड है तो पैरेलल में है। तो भाई सीरीज में है तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक है सबकी वजह से कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। भाई पहले वाले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे वाले का C2, तीसरे वाले का C3 एंड सो ऑन। तो हर एक का हमने निकाल लिया। भाई कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पर थिकनेस जो है D नहीं है, T1, T2, T3 है, इसलिए ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1। ऐसे करते करते मैंने जोड़ दिया, जो भी कॉमन आया कॉमन निकाल लिया और फिर रेसिप्रोकल ले लिया। और पैरेलल केस में ये सारे डाइलेक्ट्रिक पैरेलल में है, इसमें सब ऐड हो जाएंगे। सबका मैंने डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस लिखकर सबको ऐड कर दिया है। सबका थिकनेस T1, T2, T3 थिकनेस यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। एरिया सबका A by N, A by N, A by N, सबको N नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक की टोटल एरिया को ऐड करो, टोटल एरिया A के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और सबका डिस्टेंस ये देखिए D दोनों प्लेट के बीच का, इसलिए D आ गया, A by N एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट D निकल कर आ गया। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से लेकिन समझ के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते चलिए मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between plates, एयर बोले वैक्यूम बोले एक ही बात मान के चलेंगे, has capacitance 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच के रीजन में एयर है
उसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड दे रखा है। कह रहा है इफ सेपरेशन इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, इफ सेपरेशन यानी कि जो दूरी है d, इफ सेपरेशन is reduced by half and space is filled, and space is filled with dielectric constant k is equals to 5। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट कैपेसिटेंस इन सेकेंड केस। चलिए फटाफट से लग जाइए, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में, प्लेट के बीच में एयर भरा हुआ है, उसका कैपेसिटेंस दे रखा है, कुछ डिस्टेंस होगा d, एरिया होगा a, तब कैपेसिटेंस दे रखा है 8 माइक्रोफैराड। अब कह रहा है कि अगर हम जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें, सेपरेशन को आधा कर देते हैं और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं पूरा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तब आपको सेकंड केस में कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कोशिश कीजिए बच्चों खुद से। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में एयर है, उसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड है। तो एयर के लिए बच्चों, एयर कह दे या वैक्यूम कह दे, एयर के लिए जो कैपेसिटेंस C नॉट है वो हमारा एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर होता है ना, जो कि 8 माइक्रोफैराड के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर जो सेपरेशन है उसको हम हाफ कर दे रहे हैं। अब न्यू केस में अगर आप देखिए, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है मैं वही करते चल रहा हूं। न्यू केस में कह रहा है कि सेपरेशन, जो नया सेपरेशन d डैश, अगर पहले d था तो अब हाफ हो गया, यानी d बाई 2 हो गया। और हमने स्पेस में एरिया के बारे में तो कुछ नहीं कहा है, यानी जो नया एरिया है वो पहले वाले एरिया के बराबर है। और स्पेस को फिल कर रखा है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो अब इस केस में, ठीक है, अब इस केस में जो कैपेसिटेंस है वो क्या होना चाहिए, k एप्सिलॉन नॉट a डैश अपॉन d डैश, यानी कि ये हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a डैश की जगह a लिखेंगे अपॉन d डैश की जगह d बाई 2, यानी कि b बाई। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर C नॉट बाई C, यहां पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कट जाएगा और ये 2k आपका ऊपर चला जाएगा, 2k, k की वैल्यू 5 है यानी कि ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो C नॉट अपॉन C आपका आ गया है इक्वल्स टू 10। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, C नॉट, 10 को उधर भेजेंगे तो अपॉन 10 और C को इधर भेजेंगे तो C कितना आ रहा है, C नॉट अपॉन 10। C नॉट की वैल्यू है 8 माइक्रोफैराड, इसको अगर 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हमने कर दिया, ये 10 नहीं 1/10 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में तो ठीक है, ये 1/10 हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट ये आपका 10 इधर जाकर 10 से मल्टीप्लाई होकर 10 C नॉट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 माइक्रोफैराड। जाहिर सी बात है डाइलेक्ट्रिक रखने पर कैपेसिटेंस तो हमारा बढ़ जाता है, ये 80 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक रखने में बढ़ जाता है, लेकिन k आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो ये बढ़ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक इबोनाइट प्लेट है, एंड इबोनाइट प्लेट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 के बराबर है, ठीक है, 6 mm थिक, इसका थिकनेस 6 mm दे रखा है, is introduced between parallel plate capacitor of area 2 into 10 raised to the power -2 मीटर स्क्वायर, और जो प्लेट सेपरेशन है स्मॉल डी वो आपको दे रखा है 0.01 मीटर। इस 0.01 मीटर में सिर्फ 6 mm थिक आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यानी पूरा हिस्सा नहीं ऑक्यूपाई करता है। तो आपको फाइंड करना है कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस C। ठीक है बच्चों, खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया इतना है और थिकनेस इतना है, और उसके प्लेट के बीच का जो रीजन है उसमें हमने एक इबोनाइट प्लेट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है उसे प्लेस कर रखा है, उसका थिकनेस आपको 3 mm दे रखा है। तो आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर लें, खुद से ट्राई करें। कर लिया बच्चों? तो देखिए ये वो केस है जहां पर एक कि जो आपका प्लेट है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पूरा नहीं भरा हुआ है। तो उस केस में पहले गिवन क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। गिवन हमें है कि जो डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटर का एरिया है कैपेसिटर प्लेट का वो 2 into 10 raised to the power -2 मीटर स्क्वायर है, और उसका जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच का वो 0.01 यानी कि 1 into 10 raised to the power -2 मीटर, ठीक है। और जो थिकनेस दे रखा है स्लैब का वो 6 mm है, यानी 6 into 10 raised to the power -3 मीटर है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 3 दे रखा है। ये सारी चीजें आपको गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इस केस में कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? याद कीजिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर सिर्फ T थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का और D - T अगर आपका वैक्यूम है, एयर है, तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D - T, ठीक है, D - T प्लस T अपॉन K, ठीक है, D - T प्लस T अपॉन K, ये फॉर्मूला हमारा था। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करने हैं। क्या वैल्यूज पुट करेंगे? एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 into 10 raised to the power -2 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 2 into 10 raised to the power -2 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितनी है 10 raised to the power -2 माइनस t की वैल्यू है 6 into 10 raised to the power -3, ठीक है। इन दोनों में मैं t अगर कॉमन ले लूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t अगर कॉमन ले लें क्या बचेगा 1 - 1 अपॉन k इंटू 1 - 1 अपॉन 3, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17.7, ठीक है। 17.7 into 10 raised to the power -14, कैसे 10 -12 और -2 -14 हो जाएगा अपॉन 10 raised to the power -2 माइनस 6
इंटू 10 रेज टू माइनस 3, इसमें से एक 10 अगर नीचे ले आए तो हो जाएगा 0.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/3 होता है आपका इक्वल्स टू 2/3। 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2, तो ये आपका आ गया इक्वल्स टू 17.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू माइनस 2, दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 0.2 इंटू 2 हो जाएगा 0.4, और 1 माइनस 0.4 कितना होता है 0.6, ये हो गया इक्वल्स टू 0.6, ये हो गया 10 रेज टू द पावर माइनस 12। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो ये 177/6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12, ये 3 से कट होगा तो 2 हो जाएगा, और ये 3 से कट होगा तो 59 हो जाएगा। 59/2 होता है 29.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12, इतना आपका कैपेसिटेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, और ये यूनिट डालना नहीं भूलेंगे, फैराड। इसको 29.5 पीको फैराड भी कहते हैं हम लोग, 10⁻⁻² का मतलब पीको होता है। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है कि दो कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड है दोनों कैपेसिटर, और इनको एक बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी, इस 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इस कैपेसिटर को नाम दे दिया गया है X, इसे नाम दे दिया गया है Y, और कह रहा है कि जो X कैपेसिटर है उसके बीच का मीडियम है एयर, यानी एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1, और जो Y कैपेसिटर है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है जहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4, और ये दोनों कैपेसिटर्स जो है इनका जो कंबाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपका 4 माइक्रोफैराड के बराबर दिखेगा। दोनों का एरिया सेम है, दोनों के बीच के प्लेट्स के बीच की दूरी भी आपको सेम गिवन। ठीक है, ए और डी, ए और डी, इतनी सारी चीजें आपको गिवन, ये गिवन आपसे कह रहा है फाइंड करने को। पहला पार्ट, इसका कैपेसिटेंस अगर C1 है, इसका C2 है, तो आपसे C1 और C2 फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है फाइंड करने को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2 है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, ये दो पार्ट करिए, फिर मैं तीसरा पार्ट आपको बताता हूं। एक बार खुद से ट्राई करें, ये सब हम सीख चुके हैं आप कैसे करना है। कर लिया बच्चों? पहले देखिए, पहला पार्ट करते हैं हम लोग। चूंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, इसलिए इनका जो इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा इक्वल्स टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। कितना आ जाएगा C1 जो है, और इनका इक्विवेलेंट कितना दे रखा है आपको 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है। C1 जो हमारा है वो हो जाएगा इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, और जो C2 हमारा है वो होगा, यहाँ K की वैल्यू 1 है ना, इसलिए 1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ K की वैल्यू 4 है, इसलिए 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D C के बराबर है, तब ये आपका 4C के बराबर हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर एयर है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसको मैं C कह दे रहा हूँ। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो ये हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। K की जगह 4 पुट कर दिए, 4C आ गया। अब जरा करिए, C1 की जगह हम C लिख देते हैं, और C2 की जगह 4C लिख दे रहे हैं, अपॉन C1 की जगह C लिख दिया और C2 की जगह 4C लिख दिया। ये हो गया 4C² अपॉन
5c, c से c कट गया हमारा, ये हो गया 4c/5, है ना। तो ये किसके बराबर आ गया, 4 माइक्रोफैराड के बराबर, 4 माइक्रोफैराड। ये 4 से 4 कट जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें, c की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइक्रोफैराड। यानी कि जो x कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस C1 है, वो आपका चूंकि c के बराबर है, c की वैल्यू आई है 5 माइक्रोफैराड, और जो C2 है वो आपका 4c यानी 4 into 5 20 माइक्रोफैराड के बराबर। चलिए एक तो हमने ये निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट देखिए हमसे क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है V1 और V2 निकालने को। तो भाई टोटल कैपेसिटेंस हमें पता चले कितना है, टोटल कैपेसिटेंस कितना हमारा कितना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल हमारा 12 वोल्ट है। तो टोटल चार्ज जो हमारा फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज सर्किट में जो हमारा है, वो टोटल चार्ज Q हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 4 माइक्रोफैराड, 4 into 10 raised to the power -6, और V हमारा है 12। तो ये कितना आ जाएगा, Q हमारा आ जाएगा 48 माइक्रोकूलम, होगा ना बच्चों। अब पोटेंशियल V1 जो हमारा है, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है हमारा Q/C। तो इसीलिए हमने चार्ज निकालना जरूरी था। अब चूंकि सीरीज में है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा, Q/C1, और V2 हमारा क्या हो जाएगा, Q/C2। निकाल लीजिए, Q हमारा है 48 माइक्रोकूलम, 48 into 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाय C1 हमारा है 5 into 10 raised to the power -6। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9.6 वोल्ट। और ये कितना हो जाएगा भाई, Q हमारा है 48 into 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाय C2 हमारा है 20 into 10 raised to the power -6। इसको कट कीजिए, आपका आ जाएगा 2.4 वोल्ट। ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन का कि आपको निकालना है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो भाई x में जो एनर्जी उसे ux कहते हैं, y में जो एनर्जी उसे uy कहते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू x के अलोंग कैपेसिटेंस है C1, तो C1 इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 5 into 10 raised to the power -6 इंटू V1 की वैल्यू 9.6, तो 9.6 into 9.6 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू है 20 into 10 raised to the power -6 into 2.4 into 2.4। ये डेसिमल हटाइए, इसको कट कीजिए, ये 4 आ जाएगा, इसको कट कीजिएगा, ये 4 आ जाएगा, इसको कट कीजिएगा, ये 4 आ जाएगा। ये 4 से 4 गया, यानी कि ux/uy कितना आ रहा है बच्चों हमारा, देखिए 4/1, यानी कि रेशियो जो पूछ रहा है ux/uy, ये आपका 4:1 के बराबर है। ठीक है बच्चों। तो ये सारे आपके आंसर्स हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो इसको नोट कर लीजिए। बच्चों एक जो कंपाउंड कॉम्बिनेशन हमने लिया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, जो सीरीज में और पैरेलल में डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर रहे थे, उसका एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से, और यहां पर हमने देखिए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है इस तरीके से। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, और उसी तरीके से अगले केस में डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से इंसर्ट कर रखा है। ठीक है बच्चों। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1,
और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। कह रहा है कि इस केस में आप कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है, C डैश, और इस केस का कैपेसिटेंस है C डबल डैश। इन दोनों कैपेसिटेंस का आपको रेशियो पूछ रहा है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, हम जानते हैं यहाँ पर पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है, और ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है। देखिए आपको दे रखा है कि जो डिस्टेंस हमारा है d के बराबर है, ये डिस्टेंस भी हमारा d के बराबर है, और ये जो एरिया है वो a के बराबर है, ठीक है, ये एरिया आपका a के बराबर है। दोनों डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पर जो एरिया है वो इक्वल है, यहाँ पर दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा a/2, और इसका एरिया भी हो जाएगा a/2। जैसे कहा था ना कि दो कैपेसिटर इसलिए a/2, n होते तो a/n। यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा d/2 और यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा d/2, लेंथ इसका। चलिए बच्चों कोशिश करिए खुद से। इसमें आपको दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल वाले और सीरीज वाले केस में जो कैपेसिटेंस है ये फाइंड करना है और दोनों का फिर रेशियो निकाल कर बताना है। एक बार ट्राई कीजिए खुद से, वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों ट्राई? चलिए अब एक बार हम लोग कोशिश करते हैं खुद से। यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस है वो हमारा C1 प्लस C2 के बराबर होगा। इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई सॉरी D रहेगा, ठीक है। एरिया A/2 हो जाएगा, तो एरिया की जगह A/2 लिख दिया, A/2 इंटू D, और इसका हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D। K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, एरिया चूंकि A/2 है इसलिए मैंने A/2 लिख दिया, डिस्टेंस को मैंने D लिखा है। यानी जो C डैश हमारा है बच्चों वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, तो आपका दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 के बराबर, ठीक है। और ये यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाई जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डबल डैश, ये हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 के बराबर, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई, इसका है K1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो A ही है, अपॉन D/2, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अब D/2 हो गया है, तो ये D/2 हमारा ऊपर आ जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू D/2, और वैसे ही दूसरा का हो जाएगा 1 अपॉन, ये 1 अपॉन C डबल डैश है, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, यानी कि D/2, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू क्या कॉमन आ जाएगा D/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ठीक है बच्चों। इसका उल्टा लेंगे तो C डबल डैश हमारा निकल कर आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए 2 एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, और नीचे आ जाएगा अपॉन D, ठीक है। और ये 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 की जगह हम लिख सकते थे D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और फिर ये आपका हो जाता है इनटू K1 K2, और ऊपर आपका आता है K1 प्लस K2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। ये आपका है इक्वेशन नंबर 1, ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम रेशियो लें, रेशियो C डैश अपॉन C डबल डैश का, तो C डैश की जगह लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D इंटू K1 प्लस K2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। तो एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट से। किया बच्चों?
देखिए एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, बी और डी कट जाएगा, ये हमारा कितना आ रहा है 2 और 2 ये हमारा 1/4 हो जाएगा, है ना। और ये k1 प्लस k2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर अपॉन k1 k2। ठीक है, अब नोटिस कीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि k1 की वैल्यू है 2 और k2 की वैल्यू है 3, तो आपका रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1/4। k1 प्लस k2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर k1 प्लस k2 हमारा हो जाएगा 5 और k1 इंटू k2 हमारा हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका हो गया इक्वल्स टू 25/24, यानी कि जो रेशियो है आपका c डैश अपॉन c डबल डैश, ये आपका आ रहा है 25/24 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है 3 आपको डायलेक्ट्रिक देता है d/3 का, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है, यहाँ पर c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है। और 3 अगर डायलेक्ट्रिक होता तो एरिया a/3 होता। इस चीज का ख्याल रखिएगा, पैरेलल में आपको एरिया का ख्याल रखना है और सीरीज में आपको ये जो लेंथ है इसका ख्याल रखना है। बाकी तो आपको फॉर्मूला पुट करना है और डायलेक्ट्रिक का आपको ये जो k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है इसका ख्याल रखना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा। कर लिया बच्चों, तो बच्चों हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक आप यहां तक जो भी पढ़ा है आपने इस चैप्टर में, उन हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़कर और ढेर सारे क्वेश्चंस अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और ढेर सारी पढ़ाई कीजिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट